नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र अप्रैल 2019 के एडिशन की बात करते हैं, जिसमें हम मुख्यतः ग्रामीण विकास पे चर्चा करेंगे। पर जो मुख्य बिंदु यहाँ पर है वो है कि किस तरीके से ग्रामीण पर्यटन के द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित कर सकते हैं। हम एक तरफ बोलते हैं कि हम 2022 तक किसानों के आय को दुगना करना चाहते हैं, पर ये कब संभव हो पाएगा? ये तब संभव हो पाएगा जब हम कृषि के अलावा दूसरी गतिविधियों पर भी बल दें, क्योंकि कृषि के संसाधन और कृषि से होने वाली आय तो लगभग ज़्यादातर कम ज़्यादा रहती है, पर अगर आप दूसरे फील्ड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो तो निश्चित तौर पे आप आय को बढ़ा सकते हो। तो ये जो मैगज़ीन है, ये ऐसा हुआ है कि पिछले 6 महीने में दूसरी बार रूरल टूरिज़्म या ग्रामीण पर्यटन आपका फोकस रहा है कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन में। तो ये आपके परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। अब ग्रामीण पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति गांव में क्यों आना चाहता है? वो वहाँ की खेती कैसी होती है, कैसे बीज बोए जाते हैं, कैसे फसल कटती है, उन सब चीज़ों में उसको रुचि रहती है, उन सब चीज़ों में उसको इंटरेस्ट रहता है, कैसे वहाँ के कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब भी हम कहीं के हेरिटेज की बात करते हैं, हेरिटेज 2 प्रकार का होता है, या तो टेंजिबल या इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको समझ सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कल्चर, वहाँ का खान पीन, रहन सहन। तो ये चीज़ें आप सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं या आप उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? पहला तो ये है कि शहरी क्षेत्रों में लोग जब थक जाते हैं, जब वहाँ के प्रदूषण से, वहाँ के ट्रैफिक प्रॉब्लम से थक जाएंगे, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में आना पसंद करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल टूर्स आते हैं, इको टूरिज़्म की हम बात करते हैं, फिशिंग एडवेंचर टूरिज़्म की बात करते हैं, नेचर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वन्य क्षेत्र को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को पिक्चर किया जाना चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए। अभी तक हम बात करते थे एक्सपीरियंशियल ट्रैवल की, मतलब अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ से आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, वो अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज़ है जो आप देखने में इच्छुक रहते हैं। इसी तरीके से भारत देश में हम बोलते हैं ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो हम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, पर उस मॉन्यूमेंट्स की जगह जब हम उनको दर्शा के बोलते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया है, तो हम उसी तरीके से इस रूरल टूरिज्म को भी फीचर कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने लोकल आर्ट कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर सकते हैं, उसको देश विदेश के लोगों के सामने लाने की बात कर सकते हैं। तो 13 थीमेटिक अलग अलग सर्किट्स बनाए गए हैं, जैसे ट्राइबल सर्किट, तो उसी में से एक है आपका रूरल सर्किट या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को किस तरीके से दर्शाया जाए। तो क्रौलिया बिहार में एक क्षेत्र है जहाँ पर आपका रूरल टूरिज्म सर्किट डेवलप हुआ है। इसी तरीके से मालनाथ मालाबार क्रूज टूरिज्म आपका केरला में डेवलप हुआ है। 2002 में ग्रामीण पर्यटन की स्कीम लाई गई थी, जो कि यूएनडीपी के सहयोग से लाई गई थी, जिसमें लोकल लोग किस तरीके से कम्युनिटी ओनरशिप करके ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ा सकते थे। होड़का जो कम्युनिटी है आपकी गुजरात में, जो होड़का गाँव है, वहाँ पर शामे सरहद का प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें कम्युनिटी के लोगों ने ही आपस में मिल के बहुत सारे टूरिस्ट कैंप्स की स्थापना की, और वहाँ की जो वार्षिक आय 1 लाख रुपये सालाना होती थी, उसको अब बढ़ा के उन्होंने लगभग 45 लाख रुपये अपनी वार्षिक आय करी है। तो ये है कि किस तरीके से आप इको टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से केरला में कुंभकोरम, वायनाड के क्षेत्रों में, आपके सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में गोवर्धन गाँव है, जो कि यूनेस्को के द्वारा सम्मानित हुआ है इनोवेशन के अवार्ड के लिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। जब भी जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यटन विकसित होगा, तो उसके साथ जुड़ी हुई सांस्कृतिक चीज़ें और सामाजिक चीज़ें भी विकसित होंगी। लोगों का रहन सहन, लोगों की लाइफ स्टाइल, लोग किस तरीके से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, क्या क्या वो वहाँ पर ऑर्गेनिकली चीज़ें उगाते हैं, जो यंग लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरीके से कार्यरत हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोज़गार के क्या अवसर है, किस तरीके से इनकम जनरेशन किया जाता है। तो ये ग्रामीण पर्यटन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ग्रामीण सोसाइटीज़ पे, किस तरीके से आय को बढ़ाने के लिए, रोज़गार के अवसर को बढ़ाने के लिए, कल्चर को बनाए रखने के लिए, ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और एक सतत विकास की कल्पना जो हम कहते हैं उसके लिए। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है कि एकल्चरेशन की हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आसपास की संस्कृति में ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम कल्चरल कमोडिफिकेशन की बात करते हैं कि बहुत सारी जगह क्या हुआ कि जो कल्चर है या जो संस्कृति है वो सत्य नहीं रही, वो रियल नहीं रही, वो ऑथेंटिक नहीं रही। कल्चरल
कल्चर का कमोडिफिकेशन हो गया, उसको मार्केट में बेचा जाने लगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं। जब बाहर के पर्यटन आपके जगह पे आते हैं तो उनसे आप प्रभावित होते हैं, आप अपना लोकल कल्चर भूल के धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ या उनकी तरह की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप बहुत ही रेप्यूटेटेड जो होटल्स हैं, जो फूड चेन्स हैं, वो उस क्षेत्र में आने लग जाएंगी, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है, लोकल आर्ट है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी की हम बात करते हैं, जिसमें आप जो नए टूरिस्ट आ रहे हैं वो किस तरीके से, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है हम अच्छे से अच्छे ओरिजिनल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस जो सही में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, तो वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसी तरीके से हम बोलते हैं सांस्कृतिक अपरदन हो रहा है, कल्चरल इरोजन हो रहा है। जो सही का कल्चर है वो सिर्फ एक म्यूजियम का आर्ट पीस बन के रह गया है। तो जो कल्चरल क्रैशेस हैं, जो एथिकल इश्यूज़ हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों से कार्य करवाया जाता है, किस तरीके से जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनसे उन्हें वंचित रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें फोकस में करनी होंगी। जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टूरिज्म की तरह आएंगे नहीं, और जब तक टूरिज्म की तरह आएंगे नहीं वहाँ पर निश्चित तौर पे रोज़गार और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे नहीं। तो ऑल्टरनेट टूरिज्म की हम जब बात करते हैं तो हम ग्रीन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, नेचर स्पेशल ट्रेल्स की बात करते हैं। बहुत सारी अर्बन एक्टिविटीज़ को हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल लैंडस्केप्स को किस तरीके से डेवलप किया जाए, कैसे बहुत सारे बीचेस और हिमालयन बेल्ट्स को डेवलप किया गया है, कोस्टल एरियाज़ को अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा, जो शहरों के पास के गांव हैं उनको अलग तरह से विकसित किया जाएगा। तो जगह के आधार पे हमें उस ग्रामीण क्षेत्र का किस तरीके से पर्यटन विकास हो सकता है उस पर बल देना होगा, चाहे वो खाने के रूप में हो सकता है, वो वहाँ के एडवेंचर के रूप में हो सकता है, वहाँ के जंगलों के रूप में हो सकता है, वहाँ की ट्रेल्स के रूप में हो सकता है, वहाँ के हेरिटेज, वहाँ के गायन, वहाँ के संगीत, वहाँ के नृत्य के रूप में हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्र को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम वहाँ पे डेवलपमेंट ला सकते हैं। फिर जो टूरिस्ट या पर्यटक आ रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग करनी होगी। वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं, वो कुछ लंबे दिन रुकना चाहते हैं, वो एजुकेशनल विजिट के लिए आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या वो कल्चर से जुड़ी हुई संस्कृति, नृत्य से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इको टूरिज्म को डेवलप किया जाए और कंजर्व किया जाए। मुख्यतः वेस्टर्न घाट में इसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, तो केरल के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से आपका लेह न्यूट्रिशन मिशन आया है जो कि लद्दाख इकोलॉजिकल ग्रुप के साथ प्रमोटेड है। बहुत सारे क्षेत्र में आपके इको टूरिज्म की बात की गई है, जैसे दिल्ली में हम बोले तो नजफगढ़ ड्रेन्स है, JNU केव्स है, आपके वजीराबाद का गाँव है, जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं वहाँ पे घरवाल और कुमा का क्षेत्र है। इसी तरीके से जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं आपके, जो 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पे हम कल्चरल रेनबो की बात करते हैं, या सांस्कृतिक इंद्रधनुष जो देखा गया है 7 राज्यों में उसकी बात करते हैं। कर्नाटका में चित्तूर, शिमोगा, कुर्ग आपके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर आप डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हम इको टूरिज्म का जो विकास है वो वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की सहायता से किया गया है। तो वहाँ के लोकल प्रोटेक्टेड एरियाज़ को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट फीचर्स लाए जाएँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड की स्थापना हो और इको टूरिज्म को किस तरीके से बल मिल सके। तो यहाँ पे केरला की एक केस स्टडी दी गई है, उसकी कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, ये आपको हैंडआउट्स में अवेलेबल रहेंगे। आपके मेंस या मुख्य की परीक्षा में जहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वहाँ आप केरला की केस स्टडी देके इस चीज़ को अच्छे से समझा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि किस तरीके से पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। बहुत सारे वंशरी इको शॉप्स खोले गए हैं जिसमें आदिवासी लोग वहाँ की दुकानों पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। बहुत सारे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन स्थापित किए गए हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट ला सकती हैं। तो थेनमाला इको टूरिज्म सोसाइटी जो है त्रिवेंद्रम से लगभग 72 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर एक इको टूरिज्म डेवलपमेंट की स्थापना की गई है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की
कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, एडवेंचर के रूप में हो सकता है, खाने के रूट्स के रूप में हो सकता है, आपका एथनो टूरिज्म के रूप में हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्र है जिसमें हम बोलते हैं कि अलग अलग तरीके से आप रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कच्छ क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म डेवलप हुआ है, आपका पंजाबियत लाया गया है। सिक्किम में लेचेन का क्षेत्र है जहाँ पर आपके रोडेंड्रॉन्स और बियॉन्ड स्नो लाइन की हम बात करते हैं। इसी तरीके से बल्लभपुर डांग है आपका पश्चिम बंगाल में, मजूली आइलैंड आपका आसाम में जिसको डेवलप किया गया है, पोचमपल्ली जो कि अपनी आइकॉनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर्स के लिए फेमस है तेलंगाना में। तो ये कुछ यूनिक सेक्टर्स हैं। अब जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब वर्ग के सभी लोग साथ में कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। तो सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। तो महिला सशक्तिकरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। किस तरीके से महिला सशक्तिकरण होने से जो छोटे और लघु गृह उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो टूरिस्ट हैं उनको बेच सकते हैं। तो इनकम जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतरीन आर्ट और कल्चर की स्थापना होगी और इन सब के चलते जो गरीबी है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, नए प्रोफेशंस आ सकते हैं, नए तरीके की जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे अगर टूरिज़्म आया है किसी क्षेत्र में तो मैनेजर होंगे, होटल मैनेजमेंट की चीज़ें होंगी, सोवेनियर शॉप्स डेवलप होंगी। पर इन सब में निश्चित तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इनिशियल फंड, इनिशियल डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से लाया जाए, ट्रेनिंग बेहतरीन होनी चाहिए, किस तरीके से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों तक पहुँचाई जाए, और बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक चैलेंज भी लोगों के सामने आते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, वहाँ के क्षेत्र के डेवलपमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन सिर्फ कुछ चंद महीनों या सालों के लिए नहीं है, एक सतत विकास के रूप में हम बात करते हैं। तो सर्जन कमेटी ने 1946 में पहली बार ये कहा था कि हमें एक सतत जीवन शैली की तरफ आगे बढ़ना है। तो पर्यावरण को, समाज को, स्वच्छता को और जो बुनियादी संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको साथ में लेके अगर हम आगे चलेंगे तो ही हम समाज को आगे विकसित कर सकते हैं। तो किस तरीके से जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं, उन सबको हमें प्रिजर्व करना होगा, लोकल ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाना होगा। इसी में एक हम बात करते हैं एग्री टूरिज्म की, मतलब कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों को, कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई आएगा तो उसको कृषि की गतिविधियों में इंटरेस्ट आएगा, वो सही में एक रूरल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहेगा, वो जो है वहाँ के घरों में रहना चाहेगा, वो किस तरीके की इक्विपमेंट्स काम में आते हैं खेती के लिए, उसको देखने के लिए इच्छुक रहेगा। तो ये सिर्फ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा सुदृढ़ नहीं बनाएगा, पर वहाँ के जो लोकल कस्टमरीज़ हैं उनको भी प्रिजर्व रखने में मदद करेगा। फिर उन्हीं ग्रामीण क्षेत्र को एक मार्केट के रूप में डेवलप करेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति वहाँ तक आया है तो वहाँ से वहाँ की कुछ यूनिक चीज़ ले जाने में इच्छुक होगा, वो अपने पसंद के कुछ प्रोडक्ट्स ले जाएगा, कुछ लोकल फ्लेवर्स उसको भाएंगे जो वो वहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से एग्री टूरिज्म का विकास किया जा सकता है, लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से खाना पकाया जाता है, खाना बनाया जाता है, सर्व किया जाता है, किस तरीके की क्वालिटी ऑफ सर्विस है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को आप अच्छी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ से जोड़ सके कि वहाँ पर टूरिस्ट पहुँच सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो सकें, सेफ्टी की सुविधाएं हो सकें, और लोगों में एक अवेयरनेस फैल सके कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो सरकार है वो इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर हों, इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तभी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण पर्यटन जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसके कुछ और प्रमुख कारण हैं। व्यक्ति हमेशा शहर से गांव की तरफ जाने में छुट्टियों में इसलिए उत्सुक होगा क्योंकि वो सोचेगा कि कुछ दिन कम प्रदूषण में रह लूँगा, कुछ दिन मुझे शांति की ज़िंदगी मिल सकती है, खुला हवा पानी मिल सकता है, बहुत कम तकनीकी विकास यहाँ पर होगा, तो फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली सस्ती होंगी, वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ रुकने का सोच सकता है। ग्रामीण टूरिज़्म को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा साइट्स जो देखी गई हैं वो जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं, और
मुख्य उद्देश्य वहाँ के लोकल हेरिटेज, लोकल टूरिज्म को प्रिजर्व करना है, वहाँ की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाना है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो इंडोजीनियस टूरिज्म में हमने शामे सरहद होड़का गाँव की तो एक केस स्टडी देख ली। दूसरी महत्वपूर्ण है नागर गाँव, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। UNDP की मदद से ये डेवलप हुआ है और यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बुनाई का काम होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र को आप किसी भी रूप में विकसित कर सकते हैं। वहाँ हो सकता है बांस की चीज़ें बन सकती हो, लकड़ी की चीज़ें बन सकती हो, वुडन चीज़ें बन सकती हो। तो व्यक्ति वहाँ पे हो सकता है एक दिन की पिकनिक मनाने के लिए आए, छोटी वेकेशंस के लिए आए, तो अलग अलग कार्य के लिए व्यक्ति वहाँ पर आता है। पर निश्चित तौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म का विकास होता है तो वहाँ पर नए कैरियर के अवसर आते हैं, नए रोज़गार के अवसर आते हैं, नई आय के स्रोत आते हैं। टूर ऑपरेटर्स, टूर प्लानर्स होते हैं जो वहाँ पर वेकेशंस प्लान करते हैं। बहुत सारे वहाँ के हैंडलूम्स और वहाँ से जुड़ी हुई कल्चर की चीज़ें आप वहीं पर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ग्रामीण टूरिज्म को आगे बढ़ा सकती है। जैसे बनवासी कर्नाटका में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्टोन कटिंग जो है वो काफ़ी सारे पर्यटकों को वहाँ पर लाने के लिए मजबूर करती है। इसी तरीके से आपके रघुराजपुर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे पटचित्र की कला की जाती है। आपके गोतीपुआ डांस जो है वो एक उड़ीसा का स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डांस है जो वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो अगर उत्तर पूर्व में भी देखें, नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखें तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मुख्यतः जो टूरिस्ट देखे गए हैं वो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के देखे गए हैं। इसी के साथ जो उन क्षेत्रों में टूरिज्म की प्लानिंग की गई है वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः हम बोलते हैं कि रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए और मुख्य बल दिया गया है। आसाम में वहाँ के कल्चरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखने पे बल दिया गया है। मेघालय में मुख्यतः वहाँ की रूरल कम्युनिटीज़ को पिक्चर किया गया है। मिज़ोरम में अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग प्लानिंग स्ट्रैटेजीज लाई गई हैं। नागालैंड में वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म पे बल दिया गया है। सिक्किम को वाइब्रेंट स्टेट की तरह दर्शाया गया है। तो अलग अलग राज्य जो है उत्तर पूर्व के, वहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज लाई गई हैं विकास की। इन सब के हैंडआउट्स आपको एग्जाम रेस करंट अफेयर्स के सेक्शन में करंट अफेयर्स के सेक्शन में बेस्ड ऑन योजना और बेस्ड ऑन कुरुक्षेत्र के टाइटल में आपको मिलेंगे। तो आप सभी हैंडआउट्स पिछले सभी वर्षों के जो हमने लिए हैं वहाँ पर देख सकते हैं और आगे सभी योजना और कुरुक्षेत्र की समरी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।